गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला टॉपिक है आपका अस्थि संधियां। संपूर्ण अस्थि संस्थान की अस्थियों के बारे में आपने पढ़ा। अब अस्थि संधियों के बारे में पढ़ते हैं। अस्थि संधियां क्या हैं? जहाँ पर दो या दो से अस्थियां जुड़ती हैं उस स्थान को अस्थि संधियां कहते हैं। शरीर में अगर अस्थि संधियां ना हो तो हमारा शरीर एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहे, मूर्ति बन करके। इसलिए जगह जगह पर अस्थियां जोड़ बनाती हैं और जोड़ के स्थान से गति करती हैं तथा हमारा शरीर गतिशील होता है। तो अस्थि संधियों का हमारे शरीर में विशेष महत्व है, क्योंकि अस्थि संधियों के कारण ही हमारा शरीर विभिन्न क्रियाओं को कर लेता है, गतिशील होता है। अस्थि संधियां जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियां आकर जुड़ती हैं उसे अस्थि संधियां कहते हैं। तो शरीर में दो प्रकार की अस्थि संधियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक चल संधि जो गति करता है और दूसरी अचल संधि। अचल संधि क्या है? अचल संधि हमारी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जिनमें कोई गति नहीं होता है। शरीर के ऐसे स्थान जैसे हमारी खोपड़ी की 8 अस्थियां हैं, कपाल की, वो इनके किनारे जो हैं इस प्रकार दांते नुमा होते हैं। इस तरह से दांते नुमा किनारे होते हैं और एक दूसरे में ऐसे आकर के किनारे फिट होते हैं, जिससे कि एक दूसरे में इस प्रकार से फिट होते हैं कि किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। इसलिए इन्हें अचल संधियां कहा गया है। इनके किनारे दांते नुमा होते हैं, इसलिए इन्हें सूचर जोड़ भी कहते हैं। दूसरी है हमारी चल संधि। हमारा संपूर्ण शरीर का अस्थि संस्थान गतिशील होता है इसी चल संधि के आधार पर, इसी के कारण। तो शरीर में कई तरह की गतियां होती हैं और उन गतियों के आधार पर चल संधि को कई भागों में बांट दिया गया है। हमारी चल संधि में सबसे पहला है कब्जेदार या चूलदार। जैसे आपने देखा होगा कि संदूक एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता है। दरवाजा हमारा एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ को खोलिए तो टूट जाएगा। इसी तरह से ये संधि है, इसीलिए इसका नाम है कब्जेदार या चूलदार। ये शरीर के उन स्थानों पर पाई जाती है, उन भागों में पाई जाती है या उन जोड़ों पर पाई जाती है जहाँ पर एक ही दिशा में अंग गति करता है। जैसे यहाँ कोहनी, आप देखिए, ये केवल उसी तरफ गति करता है, दूसरी तरफ गति नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप मोड़ना चाहेंगे तो ये टूट जाएगी। उंगलियों में इसी तरह की गतियां हैं। एक तरफ से आप ऐसे मोड़ती हैं उंगलियां, दूसरी तरफ आप नहीं मोड़ सकती हैं। दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे टूट जाएगी। घुटना है हमारा इसी तरह, पीछे की तरफ देखिए मुड़ेगा, आगे आप मोड़िए तो नहीं मुड़ेगा। इस तरह की गति कब्जेदार या चूलदार जोड़ कहलाता है। दूसरी है कीलदार या खूंटीदार संधि। इस प्रकार की संधि में अस्थि का एक किनारा कील नुमा या खूंटी नुमा होता है और दूसरी अस्थि उस पर चारों तरफ से धुरी के समान गति करती है। इसे कीलदार, खूंटीदार या धुरीदार संधि भी कहते हैं। जैसे हमारी खोपड़ी है, गर्दन की पहली और दूसरी कशेरुका, एक्सिस और एटलस, इस पर हमारी खोपड़ी इसी प्रकार की गति करती है, इसी प्रकार का जोड़ बनाती है। इसे कीलदार या खूंटीदार संधि के नाम से जानते हैं। तीसरी संधि है गेंद या प्यालेदार या कंदुक खल्लिका, या इंग्लिश में इसे बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। इस संधि का एक अस्थि का किनारा जो है वो प्याले नुमा होता है और दूसरी अस्थि का किनारा गोल मुठिया नुमा होता है। उसमें जाकर के इस तरह से फिट होता है कि इसको चाहे जिस दिशा में हम गति करा सकते हैं। इस तरह की संधि गेंद या प्यालेदार या कंदुक खल्लिका या बॉल एंड सॉकेट शरीर में कंधे का जोड़, कूल्हे का जोड़ बनाती है। इसमें देखिए आप कंधे
के जोड़ में इस तरह से आप चाहे जिधर भी गति करते हैं। ये कौन सी संधि कहलाती है? गेंद या प्यालेदार या कंदुक थलिका या फिर बॉल एंड सॉकर। चौथी है घिसटती या फिसलनदार संधि। इस प्रकार की संधियों में अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसल करके गति करती हैं। जैसे आपकी कलाई में 8 अस्थियां हैं, मणिबंध अस्थियां, ये एक दूसरे पर फिसल करके गति करती हैं। आपकी कशेरुकाएं, रीढ़ की प्रत्येक अस्थि को कशेरुकाएं कहते हैं, तो रीढ़ की कशेरुकाएं भी एक दूसरे पर इसी तरह से फिसल करके गति करती हैं। इसे घिसटती या फिसलनदार संधि कहते हैं। पांचवा है अपूर्ण चल संधि। अपूर्ण चल संधि, ये चल संधि तो है लेकिन पूरी तरह से चलायमान नहीं है, पूरी तरह से गति नहीं करती है, इसलिए इसे अपूर्ण चल संधि के नाम से जाना जाता है। प्यूबिस की अस्थियों के बीच, प्यूबिस की 2 अस्थियां ये जो जांघ का भाग बनाती हैं, श्रोणि मेखला का भाग, उन अस्थियों के बीच इसी प्रकार की गति होती है। आपका अंगूठा जो है यहाँ भी इसी प्रकार की गति होती है। ये अस्थियां जो है एक दूसरे से कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। और अस्थि संधियों के बीच कार्टिलेज की गति जैसी पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है, उस पर फिसल कर गति करती है, लेकिन ये कार्टिलेज द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए गति तो करती हैं लेकिन पूरी तरह से चलायमान नहीं होती, पूरी तरह से गति नहीं करती, इसलिए अपूर्ण चल संधि कहलाती है। अस्थियों के जोड़ों की रचना किस प्रकार हुई है? जोड़ों की रचना, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां जुड़ती हैं वहाँ तंतुमय संयोजी उत्तर यानी कंडराओं की पत्तियां पाई जाती हैं। इससे ये अस्थियां बंधी होती हैं एक दूसरे से। उपास के बीच में उपास की मात्रा पाई जाती है, जिससे अस्थियों में रगड़ ना हो, किसी प्रकार का घर्षण ना हो, नहीं तो अस्थियां घिस जाएंगी तो हमारी गतियों में बाधा उत्पन्न होगी। और दृढ़ ऊतकों की पट्टियां पाई जाती हैं, लिगामेंट्स की पट्टियां पाई जाती हैं, जिससे अस्थियां एक दूसरे से बंधी होती हैं और जैसे झिल्लियां टाइप की चढ़ी रहती है। इससे अस्थियां एक दूसरे पर फिसल करके आराम से गति करती हैं। और जब कभी हम जैसे गिरते हैं, चोट लगता है, तो ये कंडराएं खुल जाती हैं या खिंच जाती हैं, जिसके कारण अंग हमारा थोड़ा मुड़ जाता है और उसे मोच आना कहते हैं। मोच आ जाती है शरीर में, फिर धीरे धीरे मालिश इत्यादि करने से, दवा से वो धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ जाती है, क्योंकि ये संयोजी ऊतकों से बनी होती है, फिर अपनी स्थिति में आ जाती है। और जहाँ पर अस्थियाँ जुड़ी होती हैं वहाँ एक साइनोवियल द्रव का कोष पाया जाता है, उसमें एक तरल द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल द्रव। ये अस्थि के जोड़ों पर उसी तरह से कार्य करता है, जैसे हम मशीन में तेल देते हैं तो हमारी मशीन अच्छे से चलने लगती है, उसी प्रकार ये साइनोवियल द्रव अस्थि संधियों के जोड़ों को नम बनाए रखता है और किसी प्रकार से गति करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। जब ये द्रव सूखने लगता है तो जोड़ों में दर्द होता है और गति करने में बाधा उत्पन्न होती है। अस्थियों की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? अस्थियों की सुरक्षा के लिए ध्यान देंगे कि अस्थियों के विकास के लिए हम उचित मात्रा में भोजन, संतुलित आहार लें और शुद्ध वायु का सेवन करें, व्यायाम करें, विश्राम करें। इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अस्थि भंग और उपचार। अस्थियों की सुरक्षा के लिए साइनोवियल द्रव जो है वो भी कार्य करता है। साइनोवियल द्रव या फिर अस्थियों के ऊपर जो झिल्लियां चढ़ी होती हैं वो सब अस्थियों की सुरक्षा का कार्य भी करती हैं। अस्थि भंग और उपचार। अस्थि भंग क्या है? कभी कभी अचानक चोट लग जाने पर, किसी कारण से झटका लग जाने पर हड्डियां बीच से टूट जाती हैं या क्रैक हो जाती हैं या फिर उनके कई खंड हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हड्डियां टूटती हैं तो उसे अस्थि भंग कहते हैं। हड्डियां जोड़ों से नहीं टूटती हैं,
जोड़ के स्थान से नहीं टूटती हैं। जोड़ के स्थान से अगर हड्डियाँ हटती हैं, अपने स्थान से जोड़ उतर जाना कहते हैं उसको। हड्डियों की टूट नहीं कहा जाता या अस्थियों का भंग नहीं कहा जाता उसे। जब हड्डियाँ कहीं से टूट जाती हैं या क्रेक हो जाती हैं तो उसे अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि भंग में बहुत असहनीय दर्द होता है। अंग का, जिस अंग की हड्डियाँ टूटती हैं वो अंग सूजन आ जाती है, नीला या काला पड़ जाता है और बहुत अधिक असहनीय पीड़ा होती है। तो उपचार के लिए सबसे पहले तो जिस अंग की हड्डी टूटी है वहाँ पर बराबर की 2 कपचियाँ या स्केल या कोई भी पटरीनुमा चीज़ ले करके एक दूसरे आगे पीछे रख करके वहाँ पर पट्टियों से बांध देना चाहिए, जिससे कि वो अंग एकदम सीधा रहे, किसी प्रकार की गति ना हो। अगर गति होगी तो और भी अधिक टूटने का डर रहता है और भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ जाती है। इसलिए सबसे पहला उपचार यही है कि उस अंग को खपचियाँ या कोई बांस की पट्टियाँ या स्केल कुछ भी हो रख करके उसे बराबर से पट्टियों से या कपड़े से बांध देना चाहिए। तब डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए और फिर एक्सरे द्वारा किस तरह की हड्डी टूटी उसका पता चलता है और डॉक्टर उसका उपचार करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं। इस तरह से फिर धीरे धीरे कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और हड्डियां हमारी जुड़ जाती हैं। अस्थियों के विकास के लिए क्या करेंगे? अस्थियां हमारी जीवित हैं, अस्थि कोशिकाएं सजीव हैं, इसलिए जिस तरह से हमको भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह से अस्थियों को भी भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अस्थियों के विकास के लिए उचित मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी इत्यादि उचित मात्रा में लें। इसके लिए दूध, दही, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों का सेवन करें। जो लोग शाकाहारी हैं वो प्रोटीन दालों से, सोयाबीन से, दूध से, इन सब चीज़ों से लें। जो मांसाहारी हैं, मांस, मछली, अंडे में अच्छी प्रोटीन पाई जाती है, उससे भी ले सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध वायु का सेवन करें और अस्थियों के उचित विकास के लिए हम व्यायाम और विश्राम पर भी ध्यान दें। व्यायाम नियमित करने से अस्थियों का उचित विकास होता है। अगर आपकी अस्थियां कहीं से थोड़ा सा झुकाव है या कुछ है तो व्यायाम द्वारा हम उसको सही कर सकते हैं। तो अस्थियों के लिए व्यायाम, विश्राम, शुद्ध वायु का सेवन, ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन और उचित भोजन यानी संतुलित भोजन जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी इत्यादि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से हमारी अस्थियों का विकास उचित ढंग से होता है और अस्थि संबंधी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। आज के वीडियो में आपका सेकंड लेसन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।